ગુડ મોર્નિંગ ટુ ઓલ. વિજયા ક્લાસીસમાં તમારું गुड मॉर्निंग टू ऑल. विजया क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है. आई होप आपने हमारे पुराने वीडियो जरूर देखे होंगे. अगर आपको मेरे वीडियो कैसे लगे तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दें. तो आज का टॉपिक हमारा पीडियाट्रिक नर्सिंग रिलेटेड ही है और सबसे मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम पढ़ेंगे और वो टॉपिक का नाम क्या है? फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द न्यूबॉर्न. और ये ऐसा टॉपिक है जो हर किसी को एग्जाम में पूछा ही जाता है, या एम्स नॉट सेट हो या थर्ड ईयर पीडियाट्रिक नर्सिंग में हो. तो आई होप देखते हैं आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे. फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द न्यूबॉर्न. सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर और देखते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द न्यूबॉर्न में क्या क्या कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड होते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द न्यूबॉर्न. Then assessment of the vital sign should be done at least intrusive to more intrusive. It means assess the heart rate and the respiration rate before the temperature. तो क्या बोला जा रहा है इसमें? जो भी न्यूबॉर्न बेबी है तो उसमें असेसमेंट ऑफ द वाइटल साइन की जो सीक्वेंस होती है वो कैसी रहनी चाहिए? लीस्ट इंट्रूसिव से कैसी होनी चाहिए? मोर इंट्रूसिव. अब इसका मीनिंग क्या होता है? तो क्या एसेस द हार्ट रेट एंड रेस्पिरेटर रेट जो होता है वो क्या करेंगे? हम पहले एसेस करेंगे बिफोर द टेम्परेचर. और उसका रीजन क्या? बिकॉज इफ यू आर टेकिंग द फर्स्ट टेम्परेचर देन द बेबी विल बी अवेक एंड द बेबी क्राई. तो क्या होगा? जब हम पहले टेम्परेचर लेने की स्टार्ट करेंगे तो बेबी क्या हो जाएगा? अवेक हो जाएगा और क्या करने लगेगा? क्राई करने लगेगा. और उसके हिसाब से क्या हो जाएगा? क्राई रिजल्टेड हार्ट एंड द रेस्पिरेटरी रेट में बी इंक्रीज एंड रीडिंग गॉट द फॉल्स. सो इसलिए हम क्या करेंगे? सीक्वेंस ऑफ द असेसमेंट ऑफ द वाइटल साइन इज द आरपीटी इंस्टेड ऑफ द टीपीआर. एडल्ट में हम क्या चेक करते थे? टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेशन देखते थे. लेकिन न्यूबॉर्न बेबी के अंदर हम क्या चेक कर असेस करेंगे? आरपीटी. आरपीटी का मीनिंग क्या होगा? रेस्पिरेशन रेट. उसके बाद क्या करेंगे? पल्स रेट. उसके बाद लास्ट में हम क्या चेक करेंगे? टेम्परेचर. आई होप आपको पता चल गया होगा कि क्यों हम ऐसा करते हैं. तो उसका रीजन क्या है फिर से देख लेते हैं. असेसमेंट ऑफ द वाइटल साइन शुड बी डन लिस्ट इंट्रूसिव टू द मोर इंट्रूसिव. इट मीनिंग क्या होगा? Assess the heart rate and the respiratory rate before the temperature, because if you are taking the first temperature then the baby will क्या हो जाएगा? अवेक हो जाएगा और क्राई हो जाएगा. जैसे ही बेबी अवेक हो जाए और क्राई हो जाए तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा? हार्ट और रेस्पिरेशन रेट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. उसकी वजह से हमें क्या मिलेगा? फॉल्स स्टेटमेंट मिलेगा. नेक्स्ट, respiration rate should be measured by the inspection observation method for the full 1 minute. जो भी रेस्पिरेशन रेट होता है वो कब तक मेजर करेंगे? 1 मिनट से. और कैसे करेंगे? बाय द मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन. नेक्स्ट, अब देख लेते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ न्यूबॉर्न में अगले स्लाइड में. हाइट. हाइट और उसको क्या बोल सकते हैं? दूसरा लेंथ भी बोल सकते हैं. तो नॉर्मल एवरेज लेंथ ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी बहुत पूछा जा रहा है क्वेश्चन में. याद रखना एट द बर्थ कितनी होती है लेंथ? तो कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर. एट द टाइम ऑफ द 1 ईयर, 1 ईयर में कितनी हो जाएगी? 75 सेंटीमीटर. एट द 4 ईयर कितनी हो जाएगी? 100 सेंटीमीटर. हाइट इंक्रीज कितनी होती है? तो देख लीजिए हाइट इंक्रीज कितनी होगी? बाय द 1 इंच पर मंथ. एवरी मंथ कितनी होगी? 1 इंच इंटू द फर्स्ट 6 मंथ एंटिल द 1 ईयर. कब तक? 1 ईयर तक. शुरुआत के जो भी 6 मंथ है वहां पर कैसे हाइट इंक्रीज होती है? बाय द 1 इंच. और कब तक हो जी? कब तक होती रहेगी? टिल द 1 ईयर. हाइट हैज बीन इंक्रीज बाय द 50% ऑफ द बर्थ वेट. जो हमारा बर्थ वेट है उसके हिसाब से कितनी होगी? 50% हाइट इंक्रीज होती रहती है. नेक्स्ट, it means if the newborn baby's height is the 50 centimeter at the birth then it will be reached 75 centimeter at the 1 ईयर. तो समझ में आ गया आप सभी को क्या बोला जा रहा है? अगर न्यूबॉर्न बेबी की हाइट कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर होगी अगर न्यूबॉर्न के टाइम में, बेबी के जन्म के समय, तो उसका जो हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी? 1 ईयर तक 75 सेंटीमीटर तक हो जाएगी. कैसे काउंट किया? हाइट इंक्रीज कितनी होती है? 1 इंच एवरी फर्स्ट 6 मंथ के लिए और टिल द 1 ईयर, 1 ईयर तक ऐसा ही इंक्रीज होता रहेगा. तो 1 साल तक कितनी हो सकेगी? 75. नेक्स्ट, after the 4 year a child gained approximately 6 centimeter height
एवरी ईयर until the 12 ईयर ऑफ द एज। अब क्या बोला जा रहा है, जैसे ही 4 साल बच्चे के हो जाएगा उसके बाद क्या हो गया, इंक्रीज द हाइट रेट 6 सेंटीमीटर एवरी ईयर टिल द 12 ईयर ऑफ। इन न्यूबॉर्न infant हाइट इज मेजर बाय द इन्फेंटोमीटर। न्यूबॉर्न बेबी और इन्फेंट में हाइट हम मेजर कैसे करते हैं, विच इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द हाइट मेजरमेंट, तो इन्फेंटोमीटर किसके लिए, न्यूबॉर्न और इन्फेंट के लिए। बल्कि अगर हम देखे जाए तो इन द टोडलर 2 ईयर एज ग्रुप का मेजर करना होगा हमारे हाइट, तो कैसे करेंगे, स्टेडियोमीटर से। तो समझ में आ गया इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कि नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी की हाइट लेंथ कितनी होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ, 50 सेंटीमीटर। 1 ईयर में कितनी होती है, 75 सेंटीमीटर। इन्फंट और न्यूबॉर्न के अंदर हाइट मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट किसे बोल देते हैं, तो कि इन्फंटोमीटर। नेक्स्ट हम देखेंगे टोडलर में क्या होगा, तो जो हाइट मेजर करते हैं कहाँ कैसे मेजर करते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, स्टेडियोमीटर। नेक्स्ट, ये तो आप सभी को पता ही होगा कि नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी का वेट कितना है। हमने आगे की स्लाइड में भी हमने देखा था, जो हमने शुरुआत के फर्स्ट या सेकंड लेक्चर लिए थे हमारे चैनल में। अगर नहीं देखे तो आप एक बार जरूर से देख लीजिए। वेट कितना होता है न्यूबॉर्न बेबी का, एट बर्थ 2500 से 3000 ग्राम और 2.5 टू 3 किलोग्राम। एट द टाइम ऑफ द 5 to 6 मंथ कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा बर्थ वेट। एट द 1 ईयर कितना हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। एट द 2 ईयर कितना हो जाएगा, क्वाड्रिपल हो जाएगा। एंड एट द 3 ईयर कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा। तो ये पॉइंट हमें बहुत ध्यान रखने पड़ेंगे। न्यूबॉर्न बेबी का वेट कितना होता है बर्थ टाइम के लिए, डबल कब होगा, ये डबल कब होगा ना, वो तो बहुत पूछते हैं क्वेश्चन में। तो याद रखना कि हाँ, न्यूबॉर्न बेबी का वेट डबल कब होता है, तो कब होता है, एट द 5 to 6 मंथ। एट द 1 ईयर कितना हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, हेड सरकमफेरेंस। तो एट द बर्थ हेड सरकमफेरेंस इज द 33 to 35 सेंटीमीटर। जन्म के समय पर हेड सरकमफेरेंस न्यूबॉर्न बेबी का कितना होता है, 33 से 35 सेंटीमीटर होता है। और अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, 2 to 3 सेंटीमीटर मोर देन चेस्ट सरकमफेरेंस। याद रखना हमेशा, चेस्ट सरकमफेरेंस से हेड सरकमफेरेंस हमेशा कितना ज्यादा होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर बहुत ज्यादा होता है। हेड सरकमफेरेंस इज द मेजर बाय, कैसे मेजर करते हैं बच्चों, तो हेड सरकमफेरेंस इज द मेजर बाय द प्लेसिंग द टेप। प्लेसिंग का टेप कहां पर रखेंगे, ओवर द ऑक्सीपिटल प्रोमिनेंस एट द बैक एंड जस्ट ओवर द सुप्रा ऑर्बिटल रिज। ये क्वेश्चन भी आया गया है एग्जाम में। हेड सरकमफेरेंस हम कहां से मेजर करते हैं, आपको इमेज में थोड़ा दिख रहा होगा, एक बार देख लीजिएगा। हेड सरकमफेरेंस इज द मेजर कहां से करेंगे, प्लेसिंग द टेप कहां रखेंगे हम, तो कि occipital prominence at the back and the just over the supraorbital ridge। नेक्स्ट, अगर हेड सरकमफेरेंस ज्यादा आ गया, अगर हेड सरकमफेरेंस ज्यादा या कम आ गया तो क्या हो सकता है, इफ द इंक्रीज द हेड सरकमफेरेंस। अगर हेड सरकमफेरेंस ज्यादा आ गया तो उस कंडीशन में हम बेबी को क्या कंडीशन डेवलप हो सकती है, तो याद रखना बहुत पूछा गया है एग्जाम में, हाइड्रोसिफिलस। इसका पूरा लेक्चर हम देखेंगे जब हम डिसीज कंडीशन पर थोड़ा ध्यान रखेंगे तब। लेकिन अब याद रखिए, इफ द इंक्रीज द हेड सरकमफेरेंस, अगर हेड सरकमफेरेंस इंक्रीज हो गया तो हम क्या बोलेंगे उसे, हाइड्रोसिफिलस। एंड द सेकंड वन इज द मैक्रोसिफेली बोलते हैं। इफ द हाइड्रो सॉरी इफ द हेड सरकमफेरेंस इज द डिक्रीज, देन उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोसिफेली। तो आई होप हेड सरकमफेरेंस के बारे में पता चल गया है कितना होता है, 33 से 35 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, मेजर कहां पर करेंगे, तो क्या ओवर द ऑक्सीपिटल प्रोमिनेंस। एबनॉर्मल हेड सरकमफेरेंस में हमने दो देखे, हाइड्रोसेफेलस भी बोल सकते हैं या फिर माइक्रोसेफेली। नेक्स्ट अब आएगा चेस्ट सरकमफेरेंस। चेस्ट सरकमफेरेंस अभी भी मैंने आपको बोला कि हेड सरकमफेरेंस से थोड़ा कम होता है, तो देखिए एट द बर्थ चेस्ट सरकमफेरेंस कितना होगा, 31 to 33 सेंटीमीटर। The chest circumference is the 2 to 3 सेंटीमीटर लेस देन द हेड सरकमफेरेंस। हेड सरकमफेरेंस से 2 या 3 सेंटीमीटर लेस रहेगा। चेस्ट सरकमफेरेंस कहाँ से मेजर करते हैं, जैसे हमने सीखा था ना हेड सरकमफेरेंस कहाँ से मेजर करते हैं, वैसे ही हम सीखेंगे चेस्ट सरकमफेरेंस हम कहाँ से मेजर करें, तो कहाँ से मेजर करेंगे, एट द लेवल ऑफ द निपल्स इन द बिटवीन द एस्पिरेशन एंड द इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। अब ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, आप जरा सा अंडरलाइन कर दीजिएगा।
एट द 1 ईयर ऑफ द एज, 1 साल के एज में हेयर सरकम्फरेंस एंड चेस्ट सरकम्फरेंस कितने हो जाएंगे, इक्वल, और इक्वल में कितने हो जाएंगे 45 सेंटीमीटर। जहाँ शानदार क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, फ्रंटानल्स, बहुत थर्ड ईयर बीएससी या जीएनएम बोल दो, सेकंड ईयर जीएनएम में एक क्वेश्चन तो बहुत पूछते हैं कि फ्रंटानल क्या है। कई बच्चों को तो अभी तक वो भी नहीं पता होता कि फ्रंटानल क्या है। तो आज हम देख लेते हैं कि फ्रंटानल क्या है। देखो पिक में एक बार देख लो फ्रंटानल कहाँ पर दिखाया गया है, देख लिया, तो देखते हैं। फ्रंटानल इज द वाइड गैप, एक जगह का क्या होता है, गैप होता है। कहाँ पर गैप होता है, बिटवीन द सुचर लाइन प्रेजेंट इनटू द न्यूबॉर्न स्कल, जो न्यूबॉर्न के स्कल होता है वहां पर प्रेजेंट होता है। और द कहाँ का एक की वाइड गैप होती है, क्या होती है, फ्रंटानल इज वन टाइप ऑफ द वाइड गैप, कहाँ पर प्रेजेंट होती है, बिटवीन द सुचर लाइन। टोटल कितने फ्रंटानल प्रेजेंट होते हैं न्यूबॉर्न बेबी के अंदर, तो टोटल कितने होते हैं देख लीजिए। एंटीरियर फ्रंटानल कितना होता है, 1। पोस्टीरियर फ्रंटानल कितना होता है, 1। मास्टर फ्रंटानल कितना होता है, 2। स्पेनर फ्रंटानल कितना होता है, 2, 2। तो टोटल कितने हुए, 2 2 1 1, यानी कि 6 होते हैं। लेकिन मेनली हमें कितने याद रखने हैं, एंटीरियर एंड द सेकंड वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट, विच वन, पोस्टीरियर फ्रंटानल। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए एक बार फ्यूचर ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी। हमें अभी पढ़ा तो एक बार हम इमेज के जरिए भी देख सकते हैं। देखो फ्यूचर भी हमें दिखा रहे फ्रंटल बोन दिख रहे हो गए आपको, एंटीरियर फ्रंटानल दिख रहा होगा, उसके बाद पोस्टीरियर फ्रंटानल। एंटीरियर यानी कि मीनिंग क्या, आगे की साइड, पोस्टीरियर का मतलब क्या, पीछे की साइड। फ्यूचर भी आप सभी को दिख रहे होंगे, देखो कोरोनल फ्यूचर है, उसके बाद लैम्बर्ट फ्यूचर भी है, सजाइल सजाइटल फ्यूचर भी है, मेटोबिक फ्यूचर भी है। आगे जाके हम फ्यूचर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये पिक एक बार देख लेना, अगर अच्छा लगे तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेना है। और एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ बच्चे लोग, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर कुछ है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा कोई टॉपिक जो आपको नहीं आता हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करें, तो मैं उसे ज़रूर से पढ़ाऊँगा। नेक्स्ट हम देखेंगे एंटीरियर फ्रंटानल। अब देखेंगे कि व्हाट यू मीन बाय द एंटीरियर फ्रंटानल। तो अभी हमने देखा था टोटल कितने फ्रंटानल थे, 6। उसमें से हमें कौन से पढ़ने हैं मेन, तो मेनली 2 पढ़ने हैं, कौन कौन से, एंटीरियर एंड द फ्रंटानल। नाउ वी डिस्कस अबाउट द एंटीरियर फ्रंटानल। तो देखते हैं कि एंटीरियर फ्रंटानल क्या है। तो इट इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेगमा। एंटीरियर फ्रंटानल का दूसरा नाम क्या होगा, ब्रेगमा। बहुत पूछता है, ध्यान रखना। शेप कैसा होगा, डायमंड शेप, फॉर्म बाय द 4 सुचर लाइन, 4 सुचर लाइन से बनता है। कौन कौन सी, फ्रंटल 1, कोरोनल 2 एंड द लास्ट वन इज द सजाइटल 1। डायमीटर कैसा होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर 3 to 4 सेंटीमीटर, ट्रांसफर कितना होता है 2 to 3 सेंटीमीटर। क्लोज कब होगा, क्लोज का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। क्लोज कब होगा, तो कब होगा 12 to 18 मंथ ऑफ द एज। इफ नॉट ऑसिफाइड आफ्टर द 24 मंथ, अगर 24 मंथ के बाद भी अगर ये नहीं हो रहा तो उसे हम क्या डिक्लेयर करेंगे, पैथोलॉजिकल कंडीशन डिक्लेयर करेंगे और नीड टू द क्लिनिकल इंटरवेंशन। आई होप पता चल गया होगा व्हाट यू मीन बाय द एंटीरियर फ्रंटल। उसका दूसरा नाम क्या होगा, ब्रेगमा। शेप को कैसा होगा, डायमंड शेप। कितने स्ट्रक्चर से बना होगा, 4। कौन कौन से, फ्रंटल 1, कोरोनल 2 और सजाइटल 1। डायमीटर में कितना याद रखेंगे, एंटीरियर पोस्टीरियर 3 to 4 सेंटीमीटर और ट्रांसफर कितना होगा 2 to 3 सेंटीमीटर। क्लोज कब होगा 12 to 18 मंथ ऑफ एज में। इफ नॉट ऑसिफाइड आफ्टर द 24 मंथ देन इट इज द पैथोलॉजिकल एंड नीड टू द क्लिनिकल इंटरवेंशन। नेक्स्ट, जैसे हमने एंटीरियर फ्रंटानल देख लिया, अब हम क्या देखेंगे, पोस्टीरियर फ्रंटानल। उसका दूसरा नाम क्या होगा, लैम्ब्रा। शेप कैसा होगा, ट्रायंगुलर शेप, 3 स्यूचर लाइन से बना होगा। वो कितने, एंटीरियर कितने स्यूचर लाइन से बना हुआ था, 4। ये कितने का होगा, 3 स्यूचर लाइन। सजाइटल 1 और लैम्बर्ट कितने, 2। डायमीटर कितना होगा, एंटीरियर पोस्टीरियर का 1.2 सेंटीमीटर और ट्रांसफर का भी कितना होगा 1.2 सेंटीमीटर। क्लोज कब होगा, तो क्लोज कब हो जाएगा, एट द वीक ऑफ द 6 वीक ऑफ एज। तो आई होप दोनों फ्रंट एंड आपको पता चल गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नॉट, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। अब ध्यान रखना बच्चों, डिप्रेस और द संकर्म फ्रंटानल सेम किस कंडीशन में देखा जाएगा, डिहाइड्रेशन। अगर बेबी को डिहाइड्रेशन है तो याद रखे ना, हमारा जो फ्रंटानल है वो कैसा होगा, डिप्रेस, अदरवाइज कैसा होगा, सनकन रहेगा। इफ द फ्रंटानल इज द बल्जिंग एंड द टेंस फ्रंटानल
इस कंडीशन इज द इंडिकेट द इंक्रीज द आईसीपी इंक्रीज बढ़ा हुआ मिल जाएगा। तो समझ में आ गया। अगर डिप्रेस अदरवाइज संकल्प फ्रंटानल सिंक कहाँ पे देखा जाएगा, डिहाइड्रेशन में। अगर बल्जिंग और टेंस फ्रंटानल दिख रहा है तो हम क्या समझेंगे, इंडिकेट द इंक्रीज द आईसीपी। ये दोनों क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। Suture separated into the newborn head because it help and the space provides the brain development. जो भी न्यूबॉर्न बेबी का बच्चा होता है उसका फ्यूचर कैसे होते हैं, सेपरेटेड होते हैं, जिससे क्या फायदा होगा, हेल्प एंड द स्पेस प्रोवाइड टू द ब्रेन डेवलपमेंट के लिए फायदा होगा। नेक्स्ट, ये तो आप सभी को पता ही होगा कि नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम क्या हो, वैल्यूज क्या होती है। उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं मैं एक बार बोल देता हूँ। उसमें से ब्लड वॉल्यूम कितना होता है न्यूबॉर्न बेबी का, याद रखना 80 ml पर केजी। उसके बाद दूसरा एक क्वेश्चन, लाइफ स्पान ऑफ द आरबीसी इन न्यूबॉर्न, याद रखना एडल्ट में कितनी होती है 120 डेज, लेकिन लाइफ स्पान ऑफ द आरबीसी इन द न्यूबॉर्न बेबी कितनी होगी 80 डे, याद रखना भूल मत जाना। आरबीसी कितने होते हैं 6 to 8 million per mm cube, WBC 11,000 दे 17,000, प्लेटलेट 3.5 lakhs, लाइफ स्पान अभी देख लिया, HB 18 to 20, स्ट्रोक वॉल्यूम 3 to 5 एंड कार्डियक आउटपुट कितना होगा 200 ml पर kg मिनट होगा। नेक्स्ट, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द हेड। अब देख लेते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन हेड का क्या होता है। असेस द लेंथ ऑफ द हेड, नॉर्मली हेड की लेंथ कितनी होगी, तो याद रखना 1/4 पार्ट ऑफ द टोटल बॉडी लेंथ, एवरेज कितना होगा 12.5 सेंटीमीटर। एसेस फॉर द मोल्डिंग, ये दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कि मोल्डिंग का मीनिंग क्या। आई थिंक हमने पहले या दूसरे लेक्चर में भी हमने पढ़ा था, लेकिन अब फिर से आ गया तो हम देख लेते हैं कि मोल्डिंग का मीनिंग क्या। पहले तो ये दिमाग में फिट कर लो, मोल्डिंग क्या है, इट इज द नॉर्मल कंडीशन। कैसी कंडीशन है, इट्स अ नॉर्मल कंडीशन इन विच ओवरलैपिंग ऑफ द स्कल बोन, जो स्कल बोन होते हैं क्या हो जाएंगे, ओवरलैपिंग हो जाएंगे। ओवरलैपिंग का मतलब क्या, एक दूसरे पर आ जाएंगे। स्कल बोन ऑफ द फिटस ड्यूरिंग द पासिंग ऑफ द फिटस, कब, जब भी डिलीवरी होगी तब, थ्रू द मैटरनल पेल्विस इट विल बी ऑटोमेटिक रिजॉल्व इनटू द 72 आवर्स, जन्म के बाद में कितने 72 आवर्स में ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, रिजोल्व हो जाएगा। तो मोल्डिंग क्या है, इट्स वन टाइप ऑफ द नॉर्मल कंडीशन। क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा किसका, स्कल बोन का, ड्यूरिंग द पासिंग ऑफ द फिटस थ्रू द मैटरनल पेल्विस, जब भी बच्चा क्या फिटस मैटरनल पेल्विस से निकलेगा तब क्या होगा, मोल्डिंग प्रोसेस होगी, जैसे कि डिलीवरी इजी हो सके। Next, assess the skull suture. It is the joint between the skull bones and it is example of the fibrous joint. याद रखना कि skull suture क्या है, it is the joint है between the skull bones and it is the example of the fibrous joint. Suture are widely separated into the newborn. अभी हमने देखे थे पीक में, हम आपने देखा होगा कोरोनल suture, sagittal suture, Lambert suture, ये सब क्या होगा, suture होगा। तो आई थिंक मोल्डिंग का मीनिंग पता चल गया। नॉर्मल कंडीशन है क्या होगा, स्कल बन का ओवरलैपिंग हो जाएगा। हम आगे पिक में देखेंगे तो थोड़ा आइडिया ज्यादा आ जाएगा। एसेस द स्कल फ्यूचर, स्कल फ्यूचर क्या है, वन टाइप ऑफ द जॉइंट कहाँ पर प्रेजेंट होता है, बिटवीन द स्कल बोन्स। एग्जांपल क्या है, फाइब्रस जॉइंट। ये देख लीजिए मोल्डिंग आपको दिख रहा होगा, जस्ट मिनट आफ्टर द बर्थ एंड द जस्ट आफ्टर द 24 आवर्स दिख रहा है ओवरलैपिंग। शुरुआत के टाइम में बर्थ टाइम में क्या हुआ है, ओवरलैपिंग है स्कल बोन का, सॉरी हाँ ओवरलैपिंग है, जो भी बोन है उसका वन से ऊपर आ जाते हैं। उसके बाद देखिए ओवरलैपिंग जो भी हुआ है वो क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया जाएगा कितने टाइम के अंदर, आफ्टर द 24 आवर में अंदर रिजॉल्व हो जाएगा, 24 to 72 आवर्स के अंदर। तो समझ में आ गया मोल्डिंग। नेक्स्ट, हेड, जो अभी हमने देखा था कंटिन्यू में, फ्यूचर के बारे में हमने देखा था ना अभी, इट इज द जॉइंट बिटवीन द स्कल बोन, इट इज द एग्जांपल ऑफ द फाइब्रस जॉइंट। फ्यूचर आर द वाइडली सेपरेटेड इन द न्यू बोर्न। कितने टाइप के फ्यूचर होते हैं तो अभी आपको पता ही होगा, टोटल 8 फ्यूचर प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, फ्रंटल फ्यूचर, कोरोनल फ्यूचर, सजाइटल फ्यूचर, लैम्बर्ट फ्यूचर एंड लास्ट वन इज द स्क्वैमस फ्यूचर। तो फ्रंटल फ्यूचर कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इट इज द वन टोटल नंबर इन द वन एंड बिटवीन द two frontal bone, coronal suture, two between the frontal and the parietal bone, sagittal suture, one between the two parietal bone, Lambert suture, two between the parietal and the occipital bone, and the last one is the कौन सा आएगा, squamous suture, वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा, two between the parietal and the temporal bone। तो आई होप आज के लेक्चर में आप सभी को पता चला होगा कि फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द न्यूबॉर्न कैसा है, उसमें कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड हुए। अभी तो बहुत सारे टॉपिक बाकी है,
लेकिन ये क्या था, थोड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन। आई होप आज का लेक्चर आपके पसंद आ गया होगा। हम कंटिन्यू में दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे विद इन 1 या 2 डेज के अंदर। फिजिकल एग्जामिनेशन हम कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन आज का लेक्चर आपको कैसा लगा तो प्लीज़ मुझे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और उसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे ही मैं बहुत सारे कंटेंट लाने वाला हूँ, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट।